हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 13 के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो इस वीडियो में हम अनुच्छेद 13 क्या है, अनुच्छेद 13 से संबंधित क्या क्या प्रावधान है और उससे संबंधित क्या क्या जजमेंट है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ यूपीएससी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, प्री के और मेंस के क्या संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की रक्षा के आधार स्तंभ के रूप में देखा जाता है। और यह अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है या नहीं, यदि वह है तो कितना है, और जितना है उसे वह शून्य कर देगा, मतलब कि उसे वॉइड कर देगा। और यह जो शून्य किया जाने का प्रोसेस है, यह भारतीय न्यायपालिका के तहत किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 13 क्या है। अनुच्छेद 13 की एक सरल परिभाषा यहाँ पर दी गई है, जो आप कभी भी देखेंगे तो ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध इनकंसिस्टेंट हो या उसे कम करता हो, वह उस सीमा तक शून्य होगा। मतलब कि यह कहता है कि अगर कोई भी हमने कानून बनाया है वह भारतीय लोगों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होता है या उसे कम करता है, जिस सीमा तक वह कम करेगा उस सीमा तक वह कानून क्या होगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। एक लाइन में देखें तो यदि कोई कानून भारतीय संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करेगा तो वह अमान्य घोषित हो जाएगा। तो ये जो अनुच्छेद 13 है वो हमें किससे, फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर होता है, जुडिशियल रिव्यू भी का भी कॉन्सेप्ट देता है, और क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के बारे में भी हमें बताता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो यह अनुच्छेद 13 है, इसके 4 खंड हमको देखने को मिलते हैं, यानी सब क्लॉजेस। जैसे आर्टिकल 13(1)(a) यह क्या कहता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करता है। जब मतलब कि जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था उसके पहले जो कानून थे वह कानून के बारे में यह आर्टिकल 13(1) बताता है। इसमें क्या कहता है कि संविधान लागू होने से पहले, मतलब कि 26 जनवरी 1950 से पहले बने कानून, जो भी कानून थे, वे यदि मौलिक अधिकारों के खिलाफ होते हैं तो वह उस सीमा तक शून्य घोषित हो जाएंगे। अब चलते हैं आर्टिकल सब क्लॉज 2 में, जो कि है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से संबंधित। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या कहता है, जो हमारा सब क्लॉज 2 है आर्टिकल 13 का, उसमें यह कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीने या सीमित करे। यदि ऐसा कानून बनाया जाता है तो वह क्या होगा, आरंभ से ही शून्य माना जाएगा, मतलब कि वॉइड अब इनटू माना जाएगा। मतलब कि अगर कोई कानून बनाता है भारतीय पार्लियामेंट जो कि मौलिक अधिकारों को छीने या सीमित करे, तो वह क्या होगा, आरंभ से ही शून्य होगा। ये कौन सा कहता है लो, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यह हमें बताता है। वॉइड अप इनटू का मीनिंग क्या है, विरोधी कानून, मतलब कि जो भी कानून हो वह अगर किसी भी मौलिक अधिकार का विरोध करता है तो वह अमान्य होगा, ना कभी था ना कभी होगा, ऐसा माना जाता है वॉइड अप इनटू का मतलब। अब चलते हैं, हम देखते हैं आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 की परिभाषा, जिसमें लॉ की परिभाषा को हमने डिफाइन किया है। तो इसमें जो आर्टिकल सब क्लॉज 3 है यह स्पष्ट करता है लॉ के शब्द में क्या क्या शामिल है, मतलब कि विधि, लॉ मतलब विधि, जो विधि है उस विधि में क्या क्या शामिल है। विधि में आपका है एक्ट मतलब कि अधिनियम, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश, आर से रूल मतलब नियम, और आर से रेगुलेशन मतलब विनियम, बी से बाय द लॉ मतलब उपविधि, और तीसरा है आदेश, उसके बाद कस्टम मतलब कि रीति रिवाज। तो इसके लिए एक यूपीएससी का एक्रोनियम भी बनता है हमारे पास, AORRBOC, मतलब एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन, बाय लॉ, ऑर्डर एंड कस्टम। तो लॉ की जो परिभाषा है, मतलब विधि की परिभाषा, मतलब विधि में क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल है, मतलब कि कोई भी अधिनियम है या कोई भी अध्यादेश है, नियम है या विनियम जो भी बनाए जा रहे हैं, या कोई उपविधि है, वह शामिल होगी लॉ के परिभाषा में। अब देखते हैं अनुच्छेद 13 का सब क्लॉज 4, जो 24वां संविधान संशोधन था 1971 का। इस संशोधन द्वारा आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर भी लागू नहीं होगा। मतलब कि जो विधि की परिभाषा है, विधि की परिभाषा, उसमें क्या है, संविधान संशोधन
संशोधन शामिल नहीं होगा, शामिल नहीं होगा। ऐसा किस में कहा गया था? 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐसा कहा गया था। लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको चेंज किया। इसमें कहा गया संसद संविधान संशोधन कर सकती है परंतु बेसिक स्ट्रक्चर को समाप्त नहीं कर सकती। यह सिद्धांत कब आया था? केशवानंद भारती केस 1973 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत। आर्टिकल 13 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन्स है तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। पहला डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी और तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर। मतलब इन तीनों के बारे में हम जानते हैं। तो पहला जो डॉक्ट्रिन है इक्लिप्स, ये क्या कहता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कानून को पूरी तरह से खत्म नहीं होते, केवल वह अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं और गैर नागरिकों पर अब भी लागू हो सकते हैं। मतलब कि कोई कानून है पुराना, मतलब संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून है तो वो क्या होगा? वो अभी के वर्तमान में अगर क्या कहते हैं हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको अगर हार्म कर रहा है, उनको मतलब कहीं ना कहीं से उनको सीमित कर रहा है तो उस सीमा तक वह क्या होगा? निष्क्रिय हो जाएगा। और उसके बाद अपना आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी। इस सिद्धांत के अंतर्गत यदि ये कोई कानून है और यहाँ पर एक और दूसरा कोई कानून मिल जाता है हमारे पास, ये है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि ये है हमारे FR फंडामेंटल राइट्स, और ये कोई कानून बनाया है जो सरकार ने अभी बनाया है, नया कानून, मतलब कि नया लॉ। तो ये लॉ और ये कानून के बीच का जो ये शैडो पार्ट है, तो इस शैडो पार्ट का क्या होगा? इतना ही ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो इतना ही जो हिस्सा है वही अमान्य होगा। बाकी का ये जो पूरा का पूरा जो ये पोर्शन है अपना, ये वाला जो कानून है, ये वाला कानून अपना पूरा का पूरा एज इट रहेगा, मतलब वैलिड रहेगा। उसके बाद आता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर के बारे में जाने तो यह भारत में मौलिक अधिकारों को त्यागने नहीं देता है। मतलब कि जो मौलिक अधिकार मिले हैं किसी भी नागरिक को वह उन्हें त्याग नहीं सकता किसी भी परिस्थिति में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूपीएससी के जो महत्वपूर्ण जो लैंडमार्क केसेस हैं यूपीएससी में जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो केस है हमारे पास वो है शंकरी प्रसाद केस 1951, दूसरा है गोलकनाथ केस 1967, तीसरा है केशवानंद भारती केस 1973, चौथा है मिनर्वा मिल्स केस 1980 और इसी में अपने पास 1971 का 24वां संविधान संशोधन भी आ जाता है। 1971 का 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। प्रमुख केसों में पहला केस है शंकरी प्रसाद 1951। इसमें क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं है, वो क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है? संशोधित कर सकती है। ऐसा किस केस में कहा गया था? शंकरी प्रसाद 1951 के केस में कहा गया था। और जो गोलकनाथ का केस है 1967 में, इसमें क्या कहा गया था? अमेंडमेंट भी लॉ है। इसमें ये अमेंडमेंट को क्या माना गया था? लॉ माना गया था। तो पार्लियामेंट ने क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट को वह संशोधित नहीं कर सकती। ऐसा किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। किसमें? गोलकनाथ केस 1967 में। उसके बाद हमारे पास आता है केशवानंद भारती केस 1973 का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है यूपीएससी के हिसाब से और स्टेट पीसीएस के हिसाब से। तो इसमें संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, उसने क्या कहा था कि जो संशोधन है वो हो सकता है, मतलब कि संविधान में संशोधन तो हो सकता है लेकिन वह बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। मतलब कि जो पार्लियामेंट है हमारी, संसद है वो संशोधन तो कर सकती है, संविधान में क्या कर सकती है? संशोधन। लेकिन जो फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। उसके बाद हमारे पास आया 1990 में मिनर्वा मिल्स केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिमिटेड अमेंडिंग पावर है, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर में भी क्या फंडामेंटल और डीपीएससी में हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। मतलब कि कुछ जो पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो फंडामेंटल राइट्स को इन्हेंस करती है, मतलब उसको और बढ़ावा देंगे। अगर वो पॉलिसीज नहीं लागू की जाएगी तो वहाँ पर हमें क्या बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब जो अमेंडमेंट की पावर है वो लिमिटेड है, ऐसा इसमें केस में कहा था मिनर्वा मिल्स बराम 1980 में। अब हम देख लेते हैं जो आर्टिकल 13 है उसे हम रिवाइज कर लेते हैं 10 सेकेंड के अंतर्गत कि आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 हमारा जो है वो हमें देता है किसका? फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है, मौलिक अधिकारों का क्या संरक्षण करता है। उसके बाद
ये जो है वॉइड लॉ है, लॉ को मतलब जो विरोधी कानून है उसको शून्य करता है। आर्टिकल 13(1)(a) और 13(2) क्लॉज हमें ये कहता है। उसके बाद ये जुडिशियल जो हमारी जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, उसको जुडिशियल रिव्यू की शक्ति कौन देता है? आर्टिकल 13 के थ्रू मिल जाती है। उसके बाद इक्लिप्स प्लस सर्वाइवेबिलिटी का भी सिद्धांत इसमें लागू होता है। उसके बाद हम अगर रिवाइज करें तो आर्टिकल 13 फंडामेंटल प्रोटेक्टर, वॉइड लॉ, जुडिशियल रिव्यू, इक्लिप्स, सर्वाइवेबिलिटी और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जोड़कर हमें इसे देखा जाना चाहिए। तो ये सब तो था आर्टिकल 13 के बारे में। चलिए अब हम आर्टिकल 13 से संबंधित कुछ यूपीएससी के क्वेश्चंस और मेंस से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर यूपीएससी 2026 में प्रीलिम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या था? एक्स एक भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 13 में यथा उपबंधित विधि शब्द के अर्थ पर एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहा था। एक्स ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान में विधि शब्द का अर्थ अत्यधिक व्यापक है। इसमें क्या शामिल है? अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम भी सम्मिलित है। वाई ने ध्यान दिलाया कि अनुच्छेद 13 में विधि जो शब्द है उसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथाएं भी सम्मिलित हैं, जिससे एक्स सहमत नहीं था। एक्स क्या वाई की बात से सहमत नहीं था, ऐसा ये कह रहा है। उपयुक्त के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही निष्कर्ष को हमें चुनना है। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, विधि की व्याख्या में एक्स सही है, जिसमें रूढ़ी को सम्मिलित ना किए जाने के बारे में उसके विचार भी सम्मिलित हैं, ये कह रहा है। बी ऑप्शन जो है हमारे पास वो वाई का विचार की विधि में रूढ़ी सम्मिलित है, सही नहीं है। सी ऑप्शन है एक्स और वाई दोनों के विचार सही है। डी ऑप्शन है केवल वाई का विचार ही सही है। तो अब आपने जो आर्टिकल 13 है उसका सब क्लॉज 3 देखा हुआ। सब क्लॉज 3 में लॉ मतलब कि विधि की व्याख्या देखी होगी। व्याख्या हमने पढ़ी है। इस व्याख्या में हमने क्या क्या पढ़ा है? AORRBOC इतने हैं। तो यहाँ पे ये है अध्यादेश भी है, आदेश भी है, नियम भी है, विनियम भी है। ये किसने कहा था? एक्स ने कहा था। एक्स एक संगोष्ठी कर रहा था। एक्स ने क्या कहा कि उसके अंतर्गत हमारे पास क्या है? अध्यादेश है, आदेश है, नियम है और विनियम शामिल है विधि में। इतने 4 चीज़ों के बारे में इसने कहा। लेकिन वाई जो है वाई इसको इंटरप्ट करता है। यहाँ पर वाई क्या है? इसको इंटरप्ट करता है। वाई बोलता है जो ये तो है ही है, साथ ही इसमें क्या होता है? साथ ही इसमें रूढ़ी या प्रथा भी सम्मिलित है। तो हमने जब देखा है जो कस्टम्स होते हैं, जो कस्टम्स एवं रिचुअल्स जो होते हैं, रूढ़ी और प्रथा, ये इसको भी डील करता है। तो लेकिन जो एक्स है, एक्स वाई से सहमत नहीं है। तो इसके आधार पर हम अगर ऑप्शन को चेक किया जाए तो विधि की व्याख्या में एक्स सही है। एक्स तो ये सही बोल रहा है, ये 4 चीज़ें तो हैं। जिसमें रूढ़ी को सम्मिलित ना किए जाने के बारे में उसका विचार भी सम्मिलित है, नहीं। एक्स का जो विचार है रूढ़ी सम्मिलित नहीं की जाएगी, लेकिन रूढ़ी तो सम्मिलित है ही, जब हमने देखा है ये वाला जो आर्टिकल विधि की व्याख्या में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, मतलब कि ऑप्शन ये गलत है। अब हम आ गए वाई का, बी ऑप्शन पे। वाई का विचार है कि विधि में रूढ़ी सम्मिलित है, सही नहीं है। ये वाई का जो विचार है वो सही नहीं है, नहीं वो रूढ़ी सम्मिलित है विधि की व्याख्या में। देखो हमने यहाँ पे देखा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब हम ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में एक्स और वाई दोनों के विचार सही है। एक्स का विचार क्या कहता है? आदेश, अध्यादेश, नियम, विनियम सम्मिलित है। वाई का विचार क्या कहता है? रूढ़ी और प्रथाएं भी सम्मिलित है। दोनों के विचार सही है, लेकिन यहाँ पर पेच ये है जो एक्स है, एक्स मतलब वाई के विचार को सहमत नहीं। तो एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए, तो दोनों के विचार एक साथ सही नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, लास्ट ऑप्शन डी, केवल वाई का विचार सही है। यहाँ पर ये जो वर्ड था एक्स वाई की बात से सहमत नहीं था, इससे ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया, वरना हमारा एक्स और वाई दोनों का विचार सही होता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, केवल वाई का विचार सही है। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल 13 से संबंधित हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसी से रिलेटेड 2026 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है। इसी तरीके से हम मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 13 भारतीय संविधानों में फंडामेंटल राइट्स का प्रहरी मतलब कि गार्जियन है, या राज्य की शक्तियों पर संवैधानिक नियंत्रण स्थापित करता है और न्यायिक समीक्षा जुडिशरी का आधार प्रदान करता है। इसकी समीक्षा हमें करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको आर्टिकल 13 से संबंधित समझ में आया होगा।
Thank you for watching the video.